हे गाइस, टीएसएफ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो नो वे होम की एंडिंग देखकर अगर आप रोए थे तो गिव मी अ हाई फाइव। पर जितनी सैड इसकी एंडिंग थी ना, उससे भी ज्यादा डरावने इस मूवी के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आगे एमसीयू में, क्योंकि हमारी आंखों के सामने इतने बड़े बड़े कांड हो गए इस मूवी में और हम नॉस्टैल्जिया के चक्कर में उन सब के बारे में भूल ही गए। बचपन की यादें आंखों के सामने लूप में चल रही थी और इस चक्कर में हम इस मूवी की एक बड़ी इमेज को देख ही नहीं पाए। पर टेंशन मत लो, क्योंकि मैं हूं काशिफ और आज हम बात करेंगे इस मूवी का आगे आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर, या आसान शब्दों में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स का जो भी असर एमसीयू पर पड़ने वाला है उस पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो और उसके साथ वाला घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपके फोन की घंटी बज जाए। तो इस दुनिया से अपना अस्तित्व मिटाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बेसिकली होता ये है कि जब पीटर, एमजे और नेड को एमआईटी में एडमिशन नहीं मिलता, तब पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने का आइडिया आता है और ये भागते हुए सैंक्टम सेक्टोरम पहुंच जाता है। फिर जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे सब ये भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि वो चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अब टाइम स्टोन नहीं है। अब यहाँ पीटर की वो इस बात से कन्विंस होते हैं जब पीटर उनसे ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोग जो प्रॉब्लम में थे वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पीटर को पहले से जानते थे उनके लिए करने को बोलता है। और ये लेसन कहीं ना कहीं स्ट्रेंज की लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत सारे इवेंट्स के बाद उसने सीखा था। Arrogance and fear still keep you from learning the simplest and most significant lesson of all. Which is? It's not about you. तो इस बात से कन्विंस होकर वो पीटर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ हमें रून्स ऑफ कॉफकॉल का इंट्रोडक्शन सुनने के लिए मिलता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताते हैं कि ये बस एक स्टैंडर्ड स्पेल है जो लोगों की मेमोरी इरेज करने के लिए यूज होता है। बहुत सिंपल लगा था मुझे भी, पर रुको, इसके इफेक्ट पर भी हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब पहली बार इसका यूज कर रहे थे। एक बार कमर ताज पे फुल मून पार्टी करके इन्होंने सारे सॉर्सरर्स की मेमोरी इरेज कर दी थी, तो इस स्पेल का एक्सपीरियंस तो था उन्हें। इसके बाद वोंग उन्हें बोलता है कि ये स्पेल नोन और अननोन रियलिटीज के डार्क बॉर्डर्स ट्रैवल करता है और इसे यूज करना बहुत डेंजरस है। अब अगर आपको याद होगा तो इसके ट्रेलर में वोंग बहुत ज्यादा सीरियस था और स्ट्रिक्टली स्ट्रेंज को मना करके गया था कि वो ये स्पेल यूज ना करे, पर मूवी में कहीं ना कहीं वोंग भी कन्विंस्ड था और एक बार मना करता है, पर बहुत लाइट वे में। और डॉक्टर स्ट्रेंज के एक बार बोलने के बाद वो वहां से ये बोलकर चला जाता है कि वो इन सब का पार्ट नहीं है। तो ये हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि जो भी कांड होंगे इस स्पेल की वजह से, उनके लिए कहीं ना कहीं वोंग भी रिस्पॉन्सिबल होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल कास्ट करने लग जाते हैं, जहां पीटर, एमजे, आंट में और नेड को साइड करवा देता है, यानी उनके अलावा बाकी सब भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो इसकी वजह से जो स्पेल था वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज इसे अपने कंट्रोल में करके उसे बंद करते हैं, तब तक तो काम 35 हो गया था। इस सीन को बार बार देखने के बाद मैंने एक दो चीजें नोटिस करी, जैसे कि जब स्पेल में बहुत ज्यादा टैम्परिंग हुई थी और पीछे से मल्टीवर्स खुला था, तब हमें लिजर्ड देखने को मिलती है और शायद यही रीजन भी था कि लिजर्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबसे पहले पकड़ लिया था। और इसके बाद तो वो सारे विलन्स इस यूनिवर्स में आ गए थे जो ये जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस स्पेल के कास्ट होते वक्त पीटर एक लाइन बोलता है, Basically everyone that knew that I was Spider-Man before should still know. एंड दैट्स द रीजन कि एंड में सारे विलन्स जो ये जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो इस यूनिवर्स में आने लगते हैं। अब इस स्पेल को लेकर मेरी जो पर्सनल थ्योरी है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर उससे पहले बात करते हैं सेकंड स्पेल की, जो डॉक्टर स्ट्रेंज इसके क्लाइमैक्स के टाइम पर यूज करते हैं। तो ये वाला स्पेल पहले स्पेल से थोड़ा अलग था। जहाँ पहले स्पेल में ये लोग भूलने वाले थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वहीं दूसरे स्पेल के टाइम जब सारे विलन्स जो पीटर की रियल आइडेंटिटी जानते थे वो एमसीयू से क्रॉसओवर होने लगते हैं, तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है वो फिर से वही स्पेल कास्ट कर दें। पर अब इस स्पेल से पीटर की एग्जिस्टेंस के बारे में सब भूल जाते हैं, यानी अब जो दुनिया है उसके लिए पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब उसके जो भी फ्रेंड्स या जो भी लोग उसे पर्सनली जानते थे, वो अब ये भूल ही गए हैं कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान भी था। और लोग स्पाइडरमैन को तो जानते हैं, पर पीटर को अब कोई भी नहीं जानता और अब अपना पीटर बिल्कुल अकेला है।
और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि इसको एक फ्रेश स्टार्ट मिला और अब ये हमें फुल फ्लेजेड स्पाइडरमैन बनता हुआ दिखेगा। अब सवाल आता है कि क्या पीटर पार्कर को एवेंजर्स भी भूल गए? तो हाँ, एवेंजर्स ये भूल गए कि पीटर पार्कर कौन है, पर उनको ये याद होगा कि स्पाइडरमैन उनके साथ था। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि किसी भी एवेंजर के आगे अभी तक स्पाइडरमैन की ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है और उनको सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में स्पाइडरमैन था ये याद होगा, बस वो कौन था, कहां से आया था, ये भूल गए होंगे वो लोग। तो ये एक बात तो बहुत अच्छी हुई है अपने पीटर के साथ। अब थोड़ा कॉमिक्स का सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स जब सिविल वॉर होता है तो स्पाइडरमैन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है सबके सामने, जिससे कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ये। फिर आंट मे पर भी अटैक हो जाता है और इसके सभी विलन्स को पता चल जाता है कि ये कौन है और वो सारे इसके पीछे पड़ जाते हैं और भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं इसकी लाइफ में, जिनसे तंग होकर ये जाता है मेफिस्टो के पास और उससे भी सेम चीज करने के लिए बोलता है कि सब ये भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पर क्योंकि मेफिस्टो एक डेविल है तो वो पीटर से एक डील करता है कि अगर उसने पीटर की हेल्प करी तो बदले में पीटर को अपनी लव लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यानी उस टाइम पीटर और एमजे मैरिड कपल होते हैं तो पीटर को अपनी मैरिज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और पीटर ऐसा कर भी देता है और फिर सब ये भूल जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पर कॉमिक्स में एक डिफरेंस ये है कि पीटर जिसको भी मास्क उतारकर अपनी शक्ल दिखाता था उसको सब कुछ याद आ जाता था, पर ये स्पेल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंडरी लेवल का है और अब पीटर चाह कर भी अपने क्लोज्ड वंस को की मेमोरीज याद नहीं दिला सकता। तो अब बात करते हैं कि र्यून्स ऑफ कॉफकॉल काम कैसे करता है। तो देखो, अगर हम वोंग की स्टेटमेंट को पकड़कर चलें तो ये स्पेल नोन और अननोन रियलिटीज के बीच में काम करता है। यानी कि नोन और अननोन रियलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है उसको उतना कम कर देता है जितना कि इस स्पेल को परफॉर्म करने वाला चाहता है, ताकि नोन रियलिटी में अननोन रियलिटी का कुछ पार्ट मिक्स हो जाए जितना इसका परफॉर्मर करना चाहता है उतना। पर अगर इस स्पेल में गड़बड़ हुई या छेड़छाड़ हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि ये नोन और अननोन रियलिटीज के बीच के डिफरेंस को ही खत्म कर दे। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पर ध्यान दो तो उसमें एक सीन में एंशिएंट वन कहती है, We harness energy drawn from other dimensions of the multiverse to cast spells, to conjure shields and weapons, to make magic. जिसका मतलब हर स्पेल बस ऐसे ही कास्ट नहीं हो जाता, बल्कि अलग अलग डायमेंशंस की एनर्जी का यूज करके एक स्पेल कास्ट होता है, जो कि सिर्फ एक यूनिवर्स के डायमेंशंस नहीं बल्कि मल्टीवर्स के डायमेंशंस होते हैं। तो र्यून्स ऑफ कॉफकॉल भी ऐसे ही वर्क करता होगा। प्लस लाखों करोड़ों अननोन रियलिटीज में से ये कौन सी रियलिटी को चूज करता है ये इस स्पेल के परफॉर्मर के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता, और यही बात इस स्पेल के यूज को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के पन्ने चुराकर उसके स्पेल्स और टाइम का गलत यूज करने के बाद काइसिलियस ने भी इस दुनिया के लिए डार्क डिमेंशन का पोर्टल खोल दिया था, और पोर्टल खुल गया तो ठीक है, बंद भी हो जाएगा। पर दिक्कत ये है कि पोर्टल के उस पार ऐसे बीइंग्स भी होते हैं जो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं, जैसे कि डोरमामू। और इसका एग्जाम्पल हमें नो वे होम में देखने को भी मिला, क्योंकि वो विलन्स डोरमामू जितने पावरफुल तो नहीं थे पर एक बहुत बड़ा थ्रेट थे इस यूनिवर्स के लिए। और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे छोटे मोटे विलन्स का सामना हो, क्योंकि एंशिएंट वन के हिसाब से ही और भी ऐसे बीइंग्स हैं जो टाइम से भी पुराने हैं और हद से ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर गलती से उनका सामना हो गया ना तो कोई स्पेल काम नहीं करेगा। फिर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस स्पेल को लेकर अभी भी डॉक्टर स्ट्रेंज की नॉलेज आधी है, और इनकी इस हरकत से मुझे काइसिलियस की भी याद आई, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था काइसिलियस, जिसने सिर्फ और सिर्फ स्पेल कास्ट करना सीखा था, पर वार्निंग्स वाले पेज को ले जाना तो छोड़ो, पढ़ा भी नहीं था उसने, और अपनी इस गलती का रिजल्ट उसे मिला भी था लास्ट में। प्लस मल्टीवर्स के बारे में तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत कम जानते हैं, ये वो खुद एडमिट कर चुके हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कमरताज में खुद मल्टीवर्स को लेकर उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज इसे कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है, और अगर है भी तो शायद सॉर्सरर्स खुद इससे दूर रहते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज पूरे कमरताज में एंशिएंट वन के पास थी। और उसकी बातों को सुनकर ये लगता था कि वो खुद ये जानती थी कि कोई भी मल्टीवर्स के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि मल्टीवर्स के उस पार सिर्फ और सिर्फ केओस और तबाही आपका इंतजार करती है। और ऐसे जो भी स्पेल्स होते हैं उनका इफेक्ट जितना दिखता है सिर्फ उतना नहीं होता। अभी तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ इस स्पेल से हुए होंगे। तो एट द एंड मेरे अकॉर्डिंग र्यून्स ऑफ कॉफकॉल ऐसा कोई स्पेल था ही नहीं जिससे बस लोगों की मेमोरी इरेज हो जाए। ये इस चीज से बहुत बड़ा स्पेल था जो मैंने अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है।
अब चलते हैं मेरी सेकंड थ्योरी पर, जो स्पाइडर वर्स से रिलेटेड है। तो अब आपको याद होगा ही कि जब मल्टीवर्स से सारे विलन्स आने लग जाते हैं एमसीयू में, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट करते हैं जिससे सब ये भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर कौन है। अब मजे की बात यहाँ पर ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये स्पेल सिर्फ अपने यूनिवर्स के लिए नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल के लिए परफॉर्म किया था। तो क्योंकि हमें बस टॉम हॉलैंड वाले पीटर का फॉल आउट देखने को मिलता है, पर थोड़े बड़े लेवल पर अगर हम इस स्पेल का इफेक्ट देखें तो हर एक रियलिटी में अब लोग ये भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। या अगर मैं गलत हूँ तो एटलीस्ट जितनी रियलिटीज इस मूवी में ओपन हुई थी उतनी रियलिटीज में तो लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है। और ऐसा सुनने में आया था कि इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन टोबी और एंड्रयू का उनके यूनिवर्स में भी होने वाला था, पर वो डिलीट कर दिया गया। तो अगर हमें वो देखने को मिलता तब शायद चीजें थोड़ी क्लियर होती, पर क्योंकि अब हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज का, तो हम बनाएंगे अपनी थ्योरीज। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंड्रयू गारफील्ड वाले पीटर की। तो वैसे तो उसकी लव लाइफ के बारे में हमें जो भी पता था वो सब ऑलरेडी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एंड हो गया था। तो अब ग्वेन के अलावा बचती हैं उसके यूनिवर्स की आंट में। तो जब एंड्रयू वापस गया होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स वेट कर रही होंगी, क्योंकि अब उसके यूनिवर्स का भी एक एक बंदा भूल चुका था कि पीटर पार्कर कौन है। और आंट में को भी अब ये याद नहीं होगा कि पीटर है कौन, जो सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि आंट में के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एजेड होंगी और पीटर पर डिपेंडेंट होंगी। प्लस 2014 से इस टाइम तक ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई प्रोफेशन तो होगा ही, तो उसको वहां भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं टोबी वाले स्पाइडरमैन की। तो मूवी में टोबी ने अपनी आंट मे के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया, और क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एजेड थी तो ऐसा भी हो सकता है कि अब तक उनकी डेथ हो गई हो। और अपनी लव लाइफ को लेकर टोबी ने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, मतलब वो और एमजे अभी भी कुछ चीजों पर वर्कआउट कर रहे हैं और थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी वो लोग साथ हैं। तो अब एमजे भी पीटर को भूल जाएगी, प्लस प्रोफेशनल लाइफ का लॉस उसे भी होगा। पर क्योंकि इन दोनों की ट्रू आइडेंटिटी ऑलरेडी बहुत कम लोग जानते थे, तो शायद इनको उतनी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जितनी टॉम हॉलैंड वाले पीटर को करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो अभी अपने इनिशियल स्टेज में है। और इसके अलावा हमें दूसरी रियलिटीज के पीटर्स की भी स्टोरी मिल सकती है फ्यूचर में, या इस इवेंट का इफेक्ट उनकी लाइव्स में कैसे हुआ ये देखने को मिल सकता है, जो कि आगे की मूवीज में उनका इमोशनल कोर बन सकता है। क्योंकि हर पीटर पार्कर अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है और साथ ही साथ अपने लव्ड वंस को सेफ भी रखना चाहता है। और अगर सोनी वाले हमें टोबी और एंड्रयू की बैक स्टोरी नहीं भी दिखाएं तो यहाँ से वो इनकी स्टोरीज को फिर से पिकअप कर सकते हैं और इन दोनों की इंडिविजुअल मूवीज हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। मतलब चांसेस तो हैं, पर वो करेंगे तब ना। प्लस क्योंकि सारे विलन्स क्योर होकर अपनी रियलिटी में वापस गए हैं, इसलिए अब तो नई टाइमलाइंस ही खुल जाएंगी, जिसको सोनी और मार्वल वाले जैसे चाहे वैसे दिखा सकते हैं। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके पास कोई और थ्योरी है तो वो भी नीचे कमेंट कर दो। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे स्पाइडरमैन और एमसीयू फैंस के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। फिर अगर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, try being a super fan.